और संबंधित राज्य। 1. एरुथाजुवुथल केरल, 2. कंबाला कर्नाटक, 3. बुलबुल की लड़ाई असम। दिए गए युग्मों में से कौन सा यहाँ से सही सुमेलित है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को पारंपरिक बैलगाड़ी रेसिंग इवेंट आयोजित करने की अनुमति दी, जो 2017 से प्रतिबंधित है। भारत में पशु खेल इस प्रकार हैं। जल्लीकट्टू, इसे एरुथाजुवुथल नाम से भी जाना जाता है। यह पोंगल फसल उत्सव के हिस्से के रूप में तमिलनाडु में खेला जाने वाला बैल से संबंधित खेल है, अतः युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है। कंबाला, यह धान के खेतों में कीचड़ और मिट्टी से भरी एक पारंपरिक भैंस दौड़ है, जो आमतौर पर नवंबर से मार्च तक तटीय कर्नाटक यानी उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में होती है, अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। बुलबुल की लड़ाई, यह असम राज्य में गुवाहाटी के पास हाजो में हयग्रीव माधव मंदिर में बिहू यानी फसल उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है, अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। मुर्गा लड़ाई, मुर्गा लड़ाई यानी रूस्टर फाइट भारत का स्वदेशी खेल नहीं है। यह एक ऐसा खेल है जो दुनिया भर में खेला जाता है, अतः विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यहाँ से परिशुद्ध कृषि यानी प्रेसिशन एग्रीकल्चर की विशेषता है या फिर है? 1. उच्च कृषि उत्पादकता, 2. फसल उत्पादन में अधिक रासायनिक अनुप्रयोग, 3. जल संसाधनों का कुशल उपयोग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। परिशुद्ध कृषि यानी प्रेसिशन एग्रीकल्चर एक दृष्टिकोण है जहां कृषि वानिकी, इंटरक्रॉपिंग, फसल रोटेशन इत्यादि जैसी पारंपरिक खेती तकनीकों की तुलना में बढ़ी हुई औसत उपज प्राप्त करने के लिए इनपुट का सटीक मात्रा में उपयोग किया जाता है। यह सतत कृषि और स्वस्थ खाद्य उत्पादन पर आधारित है। इसमें लाभप्रदता, बढ़ते उत्पादन, आर्थिक दक्षता और पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों में कमी करना शामिल है। इसके लाभ हैं कृषि उत्पादकता को बढ़ावा, मिट्टी के क्षरण को रोकता है, फसल उत्पादन में रासायनिक अनुप्रयोग को कम करता है, जल संसाधनों का कुशल उपयोग, गुणवत्ता, मात्रा और उत्पादन की कम लागत में सुधार के लिए आधुनिक कृषि पद्धतियों का प्रसार और किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव। अतः विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हाल ही में चर्चा में रही है। यह निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की द्विपक्षीय साझेदारी है? डेनमार्क, एस्तोनिया, स्पेन या फिर आइसलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डेनमार्क। सितंबर 2020 में भारत और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों की अध्यक्षता में एक आभासी शिखर सम्मेलन के बाद दोनों देशों ने एक नए युग की ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में प्रवेश किया। भारत और डेनमार्क दोनों के पास जलवायु एजेंडे के भीतर महत्वाकांक्षी लक्ष्य है और वे दिन प्रतिदिन अधिक सतत प्रथाओं को शामिल कर रहे हैं। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक संपूर्ण ढांचा प्रदान करती है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए हरित व्यवस्था को अपनाने और वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकती है। यह साझेदारी आर्थिक संबंधों के विस्तार, हरित विकास और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती के दौरान सहयोग पर केंद्रित है। हरित विकास यानी ग्रीन ग्रोथ शब्द आर्थिक विकास के उन तरीकों का वर्णन करता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सतत तरीके से उपयोग किया जाता है। अतः विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डेनमार्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा विहंगम प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना, रियल टाइम डिजिटल लेन देन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देना या फिर खनन गतिविधियों के हवाई वीडियो का रियल टाइम प्रसारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, खनन गतिविधियों के हवाई वीडियो का रियल टाइम प्रसारण। हाल ही में महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी MCL में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS के साथ एकीकृत विहंगम नामक एक इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। इस प्रणाली में एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन यानी GCS, एक RPAS, 40 Mbps की इंटरनेट लीज लाइन और विहंगम पोर्टल शामिल है।
यह प्रणाली खानों से इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर खनन गतिविधियों के हवाई वीडियो के रियल टाइम प्रसारण को सक्षम बनाती है, जिसे केवल आईडी और पासवर्ड रखने वाले अधिकृत कर्मियों द्वारा विहंगम पोर्टल के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। अतः विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, खनन गतिविधियों के हवाई वीडियो का रियल टाइम प्रसारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कारमन रेखा वह बिंदु है जहां से अंतरिक्ष की सीमा शुरू होती है। 2. सब ऑर्बिटल प्रक्षेप वक्र यानी ट्रेजेक्टरी अंतरिक्ष उड़ान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने की अनुमति देता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। जब कोई पिंड यानी ऑब्जेक्ट पृथ्वी से अंतरिक्ष की परिभाषित सीमा के पार भेजा जाता है तो उसे पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए पर्याप्त क्षैतिज गति की आवश्यकता होती है। जब कोई वस्तु लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक की क्षैतिज गति से यात्रा करती है तो वह वायुमंडल से ऊपर होते ही ऑर्बिट में चली जाती है। यदि अंतरिक्ष में भेजा गया कोई पिंड इस वेग को हासिल नहीं कर पाता है तो उसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वापस पृथ्वी की ओर खींच लेता है और इस स्थिति में प्राप्त की गई कक्षा को सब ऑर्बिट कहा जाता है। यानी सब ऑर्बिटल प्रक्षेप वक्र के दौरान गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी रहता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अंतरिक्ष की सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सीमा को कारमन रेखा कहा जाता है। फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल यानी FAI कारमन रेखा को पृथ्वी के औसत समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के रूप में परिभाषित करता है। अतः कथन 1 सही है। इसका नाम हंगेरियन अमेरिकी इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी थियोडोर वॉन कारमन 1881 से 1963 के नाम पर रखा गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, भारत में एक्सप्रेस वे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गंगा एक्सप्रेसवे पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। 2. यह बिजनौर से शुरू होकर सोनभद्र में खत्म होगा। 3. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा होने के बाद दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, या फिर केवल 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। जान लेते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। यह 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव के पास तक जाएगा। अतः कथन 2 सही नहीं है। यह मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिलों से होकर गुजरता है। काम पूरा होने पर यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। अतः कथन 1 सही है। अब जान लेते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में। यह 1380 किलोमीटर लंबा 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे है, जिसका काम मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसका निर्माण 98,000 करोड़ रुपए में किया जा रहा है। पूरा होने के बाद यह दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। अतः कथन 3 सही है। यह एक्सप्रेसवे 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की आधारशिला 9 मार्च 2019 को रखी गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, भारत मध्य एशिया वार्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत मध्य एशिया वार्ता का पहला संस्करण 2017 में आयोजित किया गया था। 2. भारत इस संवाद के वर्तमान संस्करण की मेजबानी कर रहा है। दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस 3 दिवसीय संवाद की मेजबानी करेंगे। जान लेते हैं भारत मध्य एशिया वार्ता के बारे में।
भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री यानी EAM सुषमा स्वराज ने 2019 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में पहली भारत मध्य एशिया वार्ता में भाग लिया था। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक की मेजबानी वर्चुअल रूप में भारत ने की थी। भारत मध्य एशिया वार्ता के तीसरे संस्करण की मेजबानी भारत द्वारा नई दिल्ली में की जाएगी। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी अध्यक्षता सचिव या मुख्य सचिव स्तर के सरकारी अधिकारी द्वारा की जाती है। 2. यह एक स्थायी और वैधानिक निकाय है। 3. यह आयोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे निकायों का स्थान लेता है। दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध बनाए रखने का निर्देश दिया है। जान लेते हैं CAQM यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के बारे में। इसे अक्टूबर 2020 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग अध्यादेश 2020 द्वारा गठित किया गया था। इस अध्यादेश की जगह अब अगस्त 2021 से लागू कानून ने ले ली है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता सचिव या मुख्य सचिव स्तर के सरकारी अधिकारी द्वारा की जाती है। अतः कथन 1 सही है। यह आयोग एक वैधानिक प्राधिकरण है। अतः कथन 2 भी सही है। यह आयोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे निकायों का स्थान लेता है। अतः कथन 3 सही है। वायु प्रदूषण के मामलों में NCR सहित हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान इसके विशेष अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है। 2. इसकी स्थापना 1926 में हुई थी और यह एक गैर लाभकारी संगठन है। दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में फिक्की के 94वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में बढ़ती क्षमता और भारतीय उद्योग के लिए मौजूद अवसरों पर अपने विचार साझा किए। अब जान लेते हैं फिक्की यानी FICCI के बारे में। इसे 1927 में स्थापित किया गया था। अतः कथन 2 गलत है। यह एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है जिसे भारत के व्यापार और उद्योग की आवाज माना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है। अतः कथन 1 सही है। इसका इतिहास स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष, औद्योगिकरण और सबसे तेजी से बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने तक से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अंतिम प्रश्न है, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका आयोजन श्रीलंका में किया जा रहा है। 2. इस आयोजन में भारत ने पाकिस्तान को हराकर अगले दौर में जर्मनी का सामना किया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन गलत हैं। हॉकी में भारत ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित पुरुषों की एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में राउंड रॉबिन संघर्ष में पाकिस्तान पर 3-1 से बड़ी जीत दर्ज की। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। भारत के लिए गोल करने वालों में हरमनप्रीत सिंह और आकाशदीप सिंह शामिल थे। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों में 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ तालिका में शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। भारत अब कल दोपहर 3 बजे भारतीय समयानुसार जापान से भिड़ेगा। अतः कथन 2 सही नहीं है। राउंड रॉबिन चरण में शीर्ष 4 टीमें इस महीने की 21 तारीख को होने वाले सेमीफाइनल मैचों में आगे बढ़ेंगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत सरकार के व्यापार लेन देन नियम 1961 संविधान के अनुच्छेद 77(3) से निकलते हैं। 2. संसद भारत सरकार के व्यवसाय संबंधी लेन देन को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नियम बनाती है। 3. कैबिनेट के भारी कार्यभार को कम करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट समितियों का गठन किया जाता है।